इतने लोकप्रिय हैं कि इनके विकास की गाथा आप इनके मुख से सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। भारत माता की, भारत माता की। मेरे उद्बोधन से पहले काला साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सबका बांसुरी से मन मोह लिया। ये कार्यक्रम की ओर हमें आपकी जानकारी मिली है कि एक जिंदगी सफर है सुहाना, वो भी आप बहुत अच्छा करते हैं, तो वो भी बीच में एक बार आप करें। इस शानदार कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय श्री ब्रजेश सिंह पंवार साहब, एडीजे 3 पवन कुमार जी काला साहब, एडीजे 1 नागेंद्र सिंह जी चौधरी साहब, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मैडम रश्मि जी, सीजेएम मैडम देवांगिनी जी, एजीएम 1 साहब विशेष जी अग्रवाल, एजीएम 2 साहब सुभाष जी कोटिया या पधार गए शायद, अन्य सभी एनआई के न्यायिक अधिकारी, सभी जेएम न्यायाधिकारीगण, सभी मेरे सीनियर अधिवक्तागण, महिला अधिवक्तागण, मेरे साथी अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस अवसर पर उन सभी स्वतंत्रता दिवस के लिए जिन्होंने अपना बलिदान किया, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, उन सबको हम नमन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। मैं 1 जनवरी से मेरा कार्यकाल यहां प्रारंभ हुआ। सबसे पहली उपलब्धि तो इस जो जिला अभिभाषक संस्था के प्रत्येक सदस्य की है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि अब तक के इतिहास में पहली बार भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था के 2 सदस्य बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए चुने गए और दोनों ने एक इतिहास रचा। जो हमारे साथी अधिवक्ता नीरज जी गुजर, जो सबसे प्रथम बार सबसे जल्दी भारी मतों से जीतकर उन्होंने इतिहास बनाया, और हमारे सीनियर अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन सुरेश जी श्रीमाली ने 5वीं बार जीतकर इतिहास बनाया। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैंने जब चुनाव लड़ने का सोचा तो कई विचार आए मेरे मन में कि जो भी कार्य करूं उसमें अधिकतम अधिवक्ताओं की भागीदारी हो। इसके लिए मैंने अलग अलग कमेटियां बनाई और अधिकतम अधिवक्ताओं का उसमें सबका समावेश किया, सबको उसमें मौका दिया, और सभी कमेटियां आज अच्छी तरह से कार्य भी कर रही है। एक समस्या थी वर्षों से पोस्ट ऑफिस की। जब मैं चुनाव लड़ना के लिए प्रचार के लिए जाता तो प्रत्येक अधिवक्ता ये बात कहता था कि हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस की बहुत प्रॉब्लम है। कलेक्ट्री में जाते थे, वहां लंबी लाइन लगती थी, और सबसे ज्यादा दिक्कत जूनियर अधिवक्ताओं होगी, क्योंकि सीनियर तो उनको लिफाफे पकड़ा देते थे कि जाओ आप जाओ। अब वो बेचारे गर्मी में बारिश में 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहां खड़े रहते थे। तो हमने कार्यकारिणी और सभी साथियों ने मिलकर हमारे सांसद दामोदर जी अग्रवाल को हमने ज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि यार एक बार जिला संगठन से भी आप भेज दो। तो मैं हमारे जिलाध्यक्ष प्रशांत जी मेवाड़ा, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। तो उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लिखा, और उसके लिए हमारे एक आईटी भाजपा जिला के अध्यक्ष है अजय जी नौलखा, उन्होंने भी अपनी रुचि दिखाई कि अगर भाई साहब कहीं भी ये चीजें होती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो क्योंकि अभी नए डाकघर की कोई शाखाएं नहीं दे रहे हैं, तो इसका दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था ये सोची कि आप क्यों ना पीपीपी मोड पे पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की जाए। इसके लिए मैं अजय जी नौलखा का भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने दिल्ली और जयपुर के चक्कर लगा के, और जो भी यहां से हमने उनको कार्य सौंपा प्रतिनिधि के रूप में, वहां गए, और अभी परसों तरसों ही आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ, और इससे सभी अधिवक्ताओं को एक सुविधा प्राप्त हुई। इसके पश्चात न्यायालय के बाहर, जिसको एक चौराया कहा जाता था, उसके वहां भी नगर निगम की ओर से न्यायमूर्ति चौराया के लिए एक मूर्ति स्थापित किए जाने का प्रस्ताव मिला, और कार्य प्रारंभ हो चुका है।
मूर्ति बन चुकी है, जल्दी इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। हमने हमारे विधायक महोदय अशोक जी कोठारी को निवेदन किया कि कोर्ट के रंग रोगन की हमें बहुत आवश्यकता हो रही है, न्यायालय में फंड सीमित मात्रा में आता है, तो उनसे निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत 10 लाख रुपए रंग रोगन और मरम्मत के लिए उन्होंने फाइनेंस स्वीकृति दी है। और उस फाइनेंस स्वीकृति ही नहीं, जिला परिषद के जो सीईओ है भाटी साहब, उनको भी उन्होंने पर्सनल फोन किया कि ये 2 या 3 दिन में फाइनेंस स्वीकृति हो जानी चाहिए, और वहां से फाइनेंस स्वीकृति भी हो चुकी है। बारिश का मौसम रुकते ही न्यायालय में रंग रोशन और मरम्मत की व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी को पाबंद कर दिया गया है। दूसरा, यहाँ बारिश के मौसम में हम सब देखते हैं पानी भरने की बहुत समस्या है। सीसी तो हो गई, लेकिन फिर भी ये सही लेवल नहीं हुआ, तो इस पे पानी भरने की काफी समस्या थी। तो मैंने विधायक महोदय से यह भी निवेदन किया, कार्यकारिणी के साथ हम गए वहां पे और निवेदन किया, तो उन्होंने करीब 25 लाख रुपए डीएमएफटी फंड से नगर विकास न्यास को आदेशित किया कि करीब 25 लाख रुपए खर्च करके पूरे न्यायालय परिसर, केवल न्यायालय परिसर नहीं, एमएससीटी न्यायालय परिसर में भी ब्लॉक लगाए जाए, जो यहां पर रबड़ कोटेड ब्लॉक लगाए जाएंगे। इसी तरह विधायक महोदय को एक और निवेदन किया गया था कि उन्होंने पहले 2024 में महिला बार के लिए कहा, लेकिन वो बजट लैप्स हो गया। दोबारा वापस हम लोग गए और उन्होंने उसी लेटर को वापस परिवर्तित कर पीडब्ल्यूडी को ये लिखा कि इनके 10 लाख रुपए से महिला बार बनाया जाए। लेकिन क्या महिला बार के जो स्थान हमने देखा था, एक तो पीपी साहब के ऊपर जो जगह थी वो देखा था और एक ये इसके ऊपर देखा था, लेकिन पीपी साहब के ऊपर जो स्थान खाली है वहां पे 11,000 की हाई टेंशन लाइन है, इसलिए वहां नहीं बन सकता। फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने ये जो सामने जो ऑफिस है उसके ऊपर कहा, तो इसका क्या है कि ढांचा कमजोर था, इसके लिए भी स्वीकृति नहीं दी। तो जो पीछे पार्किंग में जो जिला बार महिला बार बना हुआ है, उस महिला बार को भी बड़ा बनाकर सुसज्जित कराकर और उसमें एसी वगैरह लगाकर उसको 10 लाख रुपए उसमें खर्च करके और उसको नया बनाया जाएगा। इसके लिए भी विधायक महोदय ने 10 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी को के माध्यम से करवाने के आदेश दिए गए हैं। ये सारे जो विधायक महोदय से जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं वो हमारे साथी अधिवक्ता राघव जी आचार्य वो देख रहे हैं, और वो प्रयास उनका यह है कि आचार संहिता लगने से पहले ये कार्य शुरू हो जाए। इसके अतिरिक्त नगर निगम के जो तत्कालीन निर्वर्तमान राकेश पाठक जी जो मेयर थे, उनके द्वारा एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की घोषणा तो की गई, लेकिन उसका मूर्त रूप नहीं मिला। उसका भी हमने लेटर जारी करवा के डीजे साहब के माध्यम से हाईकोर्ट भिजवा दिया है। वो भी शायद कल या तो स्वीकृति हो गई, नहीं तो सोमवार मंगलवार को उसकी भी स्वीकृति हो जाएगी। तो यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स जो पार्किंग गेट से घुसते ही राइट में जो 2 बाथरूम बने हुए हैं, वहां पर एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। उसमें महिलाओं के लिए अलग होगा, दिव्यांगों के लिए अलग होगा, जेंट्स के लिए अलग होगा और ट्रांसजेंडर के लिए अलग हुआ। ऐसी व्यवस्था वहां पे उसी तरह से नक्शा पास कराकर वहां सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी अभी जैसे ही वहां से स्वीकृति आएगी उसका भी काम शुरू करा दिया जाएगा। एक पहले से पार्किंग जो बन रही थी उसमें रैंप गलत दिशा में जा रहा था, क्योंकि बीच में से निकल रहा था, तो मुझे लगा कि 2 पार्ट हो जाएंगे पार्किंग के। तो मैंने डीजे साहब को निवेदन किया कि डीजे साहब ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा इसको। तो डीजे साहब ने कहा कि यार उमेश सिंह जी, आप काम चलते हो बंद करा रहे हो, इसके अतिरिक्त जो फंड होगा वो कौन देगा। तो हमने एक ही बात कही उनको कि फंड लाना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मैं एमएलए साहब से लाऊं, एमपी साहब से लाऊं या कहीं और से लाऊं। तो एमएलए एमपी साहब को तो का फंड के तो बाद में है, क्योंकि उनको तो जब भी कहूंगा जब भी वो फंड दे देंगे। दोनों ही कोई फंड देने में मेरे लिए कोई ज्यादा वो मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हमने सोचा जो नगर विकास न्यास काम कर रही है क्यों ना उनसे ही करें। तो उन्होंने पहले तो लेटर लिखा, पहले तो ये मान गया रैंप का दूसरे नक्शा पास करने के लिए उन्होंने मान लिया। फिर उसके बाद में कहा कि हम 10 लाख रुपए इसमें व्यय होगा वो खर्च नहीं करेंगे। तो हम फिर वापस गए, हमारे पूर्व अध्यक्ष राजेश जी साथ गए थे। फिर हमने सचिव साहब गोयल साहब से निवेदन किया और उनका थोड़ा जो भी हमने जिससे भी कोई कहलाना था हम लोगों ने भी जो भी कहा,
तो उन्होंने 10 लाख रुपए मना करने के बावजूद उन्होंने वापस नया लेटर निकाला और 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि जो खर्च होगी वो नगर विकास न्यास खर्च करेगी। इसके लिए नक्शा पास हो चुका है और इसका साइड से रैंप चढ़ेगा। उस रैंप से क्या है, बीच में दोनी आएगी और अपने जगह भी ज्यादा हो जाएगी। इसका कार्य भी जल्दी ही स्टार्ट करा दिया जाएगा और ये भी यूआईटी ही करेगी। हमने जो हमारे अधिवक्ता साथी है, वेलफेयर के सदस्य है या नहीं है, उनकी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए हमने एक इमरजेंसी फंड की व्यवस्था भी करी। उस इमरजेंसी फंड में हमने हमारे साथी अधिवक्ताओं से सहयोग राशि के रूप में उसमें जमा करते हैं। जो भी अपनी ओर से, जो कोई 11,000 भी दे रहे हैं, 21,000 भी दे रहे हैं, 500 भी दे रहे हैं, 200 भी दे रहे हैं, उन सबसे हमने इकट्ठे करके एक इमरजेंसी फंड बनाया और जिसके नाम से, जिस अधिवक्ता के नाम से राशि जमा हो रही है, हमने उन अधिवक्ताओं को वो राशि देने का काम किया। इसके अतिरिक्त हमने इस साल में जो हमारे वेलफेयर बना रखा है, अधिवक्ता वेलफेयर, उससे भी हमने जो गंभीर बीमारी से जो पीड़ित हो गए थे, उनको भी हमने सहायता देने का काम किया। एक और समस्या थी, जब मैंने चुनाव लड़ा उस समय भी मेरे को ध्यान में आया था कि यहां एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। यहां हजारों पक्षकार आते हैं, अधिवक्ता रहते हैं, न्यायिक कर्मचारी रहते हैं, न्यायिक अधिकारीगण रहते हैं और ये एक ऐसी इमरजेंसी सुविधा होनी चाहिए जिससे प्राथमिक उपचार मिल सके। इसके लिए मैं सीएमएचओ साहब से मिला, कलेक्टर साहब से भी हम कार्यकारिणी हम लोग मिले, उनको एक लेटर दिया तो उन्होंने अगले वीक में हमें वापस बुलाया कि आप एक बार वापस आइए, हम प्रस्ताव बना के सरकार के पास तो भेजेंगे, लेकिन जब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम कोई ना कोई डिस्पेंसरी की यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। और हमने जब नागेंद्र सिंह जी सीजेएम साहब थे उस समय भी हमने निवेदन किया था, तो आपने पहले वो पोस्ट ऑफिस के लिए जगह 3 नंबर गेट के यहाँ दी थी आपने, तो क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो हमारे अजय नौलखा जी के ऑफिस से और हमारे बाहर का जो भी खर्चा भी बच गया वो वहां पे व्यवस्था हो गई। तो जो 3 नंबर के पास में जो पहले फोटोस्टेट मशीन बनी हुई थी, लगी हुई थी वहां पे, वहां पर हम डिस्पेंसरी लगाने का विचार कर रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि इसी कार्यकाल में डिस्पेंसरी भी यहां पे चालू हो जाए। एक और हमने कलेक्टर साहब से मिले थे अभी करीब महीने भर पहले या 2 महीने हो गए होंगे, हमने एक अधिवक्ता कॉलोनी के लिए, क्योंकि अधिवक्ता बाहर से आ रहे हैं, पूरे जिले से आते हैं, यहाँ पे किराए मकान नहीं मिलता है, प्लॉट इतने महंगे नहीं मिलते हैं, उसके लिए अधिवक्ता कॉलोनी के लिए हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था और निवेदन किया था कि आप तो यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेज दीजिए, बाकी सरकार का काम हम देख लें। तो उन्होंने एक प्रस्ताव बनाकर वहां भेज दिया गया है और प्रयास करेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए एक कॉलोनी भी भीलवाड़ा जिला स्तर पर हो। इसके अतिरिक्त जब मैं पहले शपथ ग्रहण के समय सीएम साहब से मिले, डिप्टी सीएम साहब से मिले, उस समय भी निवेदन किया और अभी करीब 10 दिन पहले जब वापस गया था वहां पे, तो सीएम साहब से एक निवेदन हमने किया था कि आरजीएचएस जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस जैसी सुविधा होती है, वैसी अधिवक्ताओं के लिए भी ऐसी कोई मेडिक्लेम सुविधा लेके आए ताकि हम अधिवक्ता उससे इलाज करा सके। क्योंकि आज अधिवक्ता ही है जो गर्मी, बारिश, धूप, सर्दी हर में काम करता है और उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता है। हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए योजनाएं ऐसी होती है कि अगर वो उसकी कहीं किसी कारणवश कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए तो उसकी उपचार कराने की व्यवस्था है, डेथ हो जाए तो उनको नौकरी दूसरे लग जाएंगे, उनके रिटायरमेंट का पैसा मिल जाएगा, बहुत सारे। लेकिन अधिवक्ताओं के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए निवेदन किया और इसके लिए एमएलए साहब को भी अभी लिख के दिया था कि जो मानसून सत्र है इसमें ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा विधेयक या ऐसा कोई प्रयास किया जाए जिससे अधिवक्ताओं को आरजीएचएस जैसी सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त जो आवासीय योजनाएं हैं, चाहे नगर विकास न्यास की हो, नगर निगम की हो, हाउसिंग बोर्ड की हो, उसमें सभी में अधिवक्ताओं के लिए 5% का आरक्षण दिया जाए। इसके लिए हमारे विधायक महोदय अशोक जी कोठारी ने आश्वस्त भी किया है कि इसी मानसून सत्र में प्रयास करूंगा और सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखेंगे कि ये योजना केवल भीलवाड़ा के अधिवक्ताओं के लिए नहीं,
पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं के लिए ये योजनाएं लागू हो जाए। एक समस्या और है कि हमारे आधे कोर्ट कोई सब्जी मंडी में चल रहे हैं, कोई इधर चल रहे हैं, तो उसके लिए एक मल्टी स्टोरी जो सबके अधिवक्ताओं के लिए भी ये आवश्यक हो रहा है कि वो जो हर सारे कोर्ट जो यहाँ पे चल रहे हैं उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एक तो जो अधिवक्ता चैम्बर बने हुए हैं और पार्किंग बनी हुई है, वहां पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाए, बाहर से सारे जो भी कोर्ट है वो न्यायालय परिसर में आ जाए। इसके लिए हमने जो हमारे बार बार के अध्यक्ष है राजेंद्र जी कचोलिया, उनको इसके लिए नियुक्त किया कि वो एक प्रस्ताव बनावे कि और ये देखें कि हम चैम्बर जो बने हुए हैं वो हमारे अभी काम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये देखें, पार्किंग के ऊपर का देखें, एमएससीटी के वहां तक देखें, या आगे तक इसका विस्तार किया जाए, वहां तक आप एक खाका तैयार करें कि हम यहाँ पे और कोर्ट खोलने के लिए ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए। इसके लिए हमने कार्यकारिणी ने, सभी हमारे सलाहकार समिति के सदस्यों ने राजेंद्र जी कचोलिया को नियुक्त किया हुआ है, वो इस सारा प्रस्ताव बना के ये तैयार करेंगे। एक अभी कई घटनाएं हुई, किसी का हार्ट अटैक हुआ, किसी का क्या हुआ, तो ये भी मेरा विचार आया कि क्यों न एक अधिवक्ताओं के लिए और जो साथी हमारे न्यायिक कर्मचारीगण उनके लिए या कोई न्यायिक अधिकारीगण है उनके लिए एक हेल्थ चेकअप करवाया जाए। इसके लिए मैंने गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर से कांटेक्ट किया है। वो सितंबर फर्स्ट वीक में वहां के सारे डॉक्टर आएंगे और यहाँ हमारा जो भी जितने भी अधिवक्तागण हैं जो भी अगर अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे तो वो निःशुल्क उनका हेल्थ चेकअप गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर से करवाया जाएगा। एक हमारी कार्यकारिणी ने और हमारे सलाहकार मंडल ने यह भी तय किया कि जो वेलफेयर राशि अभी अधिवक्ताओं को जो दी जा रही है, चाहे रिटायरमेंट पे हो या दुर्घटना या कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए या मृत्यु हो जाए, उस पे जो राशि दी जा रही है उस राशि को बढ़ाने का काम भी हम अभी इसी कार्यकाल में कर देंगे। हमने एक कमेटी बनाई थी कि मेडिक्लेम बीमा योजना की तरह, उसके लिए एक हमने कमेटी बनाई। उनको करीब 15-20 एजेंसियों ने प्रपोजल भी दिया, लेकिन अब क्या है कि ओपन में क्या कहूं, लेकिन बीमा कंपनियां क्या वकीलों को और जो लीगल जो जानकारी रखते हैं विधि की, उनको पॉलिसी करने में घबराती है। तो मुझे कई बीमा कंपनी ने कहा कि अरे साहब नहीं करेंगे। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं करेंगे? अरे साहब वकील है। फिर हमने एक ही बात कही, वकील आपकी बेईमानी बर्दाश्त नहीं करता इसलिए आप नहीं करते हो। आप हमें पूरा लिख के दो, आप उस पूरी शर्तों पर आप काम करो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन हमारे में अगर बदमाशी करोगे तो फिर वकील को नहीं छोड़ेगा। तो वो इस करने से घबरा रहे, लेकिन कुछ ऐसे आए कि नहीं हम बीमा जो भी बीमा योजना है और उसकी भी जो इंस्टॉलमेंट है वो जिला अभिभाषक संस्था खुद वहन करने के लिए तैयार है। अधिवक्ताओं से उसकी जो भी आएगी राशि वो अधिवक्ताओं से नहीं ली जाकर जिला अभिभाषक संस्था ही उसका वहन करेगी। एक में जो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो मैडम रश्मि जी आर्य है, उनको आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारे यहाँ क्या होता था पहले, मैडम से पहले, कि हम अंतिम बहस में जाते, वहां पे कोई भी फाइल के बयान करा दिए, अंतिम बहस में गए, वहां जाने के बाद पता चलता कि लीगल एड से अधिवक्ता आ गए। तो हम थोड़ा ठगा सा महसूस कर रहे थे और पक्षकार भी इतने होशियार हो गए थे कि वकील साहब अगली बार फीस दे दूंगा, वकील साहब अगली बार दे दूंगा, और फिर गवाह आ गया तो जज साहब कहते हैं अरे करा दो ना वकील साहब, बयान करा दो ना, हम करा भी देते हैं। उसके बाद अंतिम बहस में फाइल आती, बयान उलझन भी हो जाते हैं, अंतिम बहस में आकर पता चलता है कि लीगल एड से अधिवक्ता आ गए। हमारे यहाँ से क्या है कि लीगल एड से अधिवक्ता आते ही हम लोग ठगा सा महसूस करते थे कि क्या करें। तो हमने निवेदन किया मैडम से, रश्मि मैडम से, तो रश्मि मैडम ने भी कहा कि मुझे भी इस प्रैक्टिकल जो समस्या आ रही है उसकी नॉलेज है, और आपने ये नियम लागू कर दिया कि कोई भी लीगल एड से अधिवक्ता जो नियुक्त किया जाएगा उसका सबसे पहले जो अधिवक्ता अभी वर्तमान में है उनकी एनओसी लाना आवश्यक होगी। इसके लिए मैं रश्मि मैडम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभी न्यायिक अधिकारीगण विराजमान है यहाँ पे, आपको सीएलपीएल मिलती साहब, पवार साहब, विशेष आपसे निवेदन है क्योंकि आप मुख्य अतिथि हैं, आपको तो सीएलपीएल मिलती है, छुट्टियां मिल जाती है,
गर्मियों की छुट्टियों में 7-7 दिन की छुट्टियां मिल जाती है, वकीलों को छुट्टियां नहीं मिलती है। अब वकील क्या 7 दिन घूमने जाएगा तो दूसरे जज साहब आ जाते हैं, उनकी फाइलें रहती बहस में, जो भी अपीलें होती है आप करो। तो हमारे पास सीएलपीएल का और कोई साधन नहीं, हमारे पास सीएलपीएल का केवल कार्य स्थगन का ही हमारे पास पावर है कि हम कार्य स्थगन के लिए श्रीमान को एक लेटर भेजते हैं, निवेदन करते हैं। तो जो हमारी जो सीएलपीएल है उस पर कम से कम आप ज्यादा उस पर स्ट्रिक्ट नहीं रहे, क्योंकि हम अगर अच्छा जो अभी तक अगस्त से जनवरी से अगस्त तक करीब 12 से 14 हमारे कार्य स्थगन हुए, महीने के 2 भी सीएल हमारे पास नहीं आ रही साहब। तो उन सीएलपीएल का विशेष आप ध्यान रखें कि अधिवक्ताओं को इतना मजबूर नहीं करें कि आप नहीं काम करिए। तो हाँ, अगर कोई टारगेट फाइल है तो दूसरे दिन रख लो, हम काम करेंगे। तो हमारी जो सीएल की जो हमारी जो एक ही हमारे पास जो प्रयास है या हमारे पास जो मौका है, उसको आप कृपया सभी अधिवक्ता अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण से मेरा निवेदन है कि जिस दिन कोई हमारा कार्य स्थगन हो उस दिन थोड़ा कोऑपरेट करें, हम उसका दूसरे दिन काम कर लेंगे। अंत में मैं हमारे जो जिला न्यायाधीश महोदय हैं अभय जी जैन, उनकी अनुपस्थिति में भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने बार और बेंच के मधुर संबंध बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करते हैं। उसके अलावा जो भी हम यहाँ पे नया प्लान लाने के लिए या नया फंड लाते हैं उसके लिए निवेदन करते हैं, तो वो यहाँ से तुरंत नक्शा बनवा कर पर्सनल किसी को, कलेक्टर साहब को किसी को फोन करना हो तो फोन करके उसका नक्शा वगैरह तैयार करवा के और वो यहाँ से भिजवाते हैं। और जो हाई कोर्ट से बिना परमिशन के हमारे यहाँ पे बनता भी नहीं है, उसके लिए भी वो व्यक्तिगत प्रयास करके और उसको नक्शे को पास करवा कर हमें जो राहत देते हैं, उसके लिए मैं उनकी अनुपस्थिति में भी जिला न्यायाधीश महोदय अभय जी जैन का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा कि ये वो हमेशा हमारे अधिवक्ताओं के हित में जो भी कार्य है उसमें सहयोग करते रहते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक महोदय अशोक जी कोठारी, उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने दिल खोलकर हमको फंड दिया। जब भी हम गए उन्होंने कभी मना नहीं किया, विधायक मद से देना हो या पर्सनल या डीएमएफटी से दिलाना हो, नगर विकास न्यास से दिलाना हो, वो कभी भी। तो इस अवसर पर मैं उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप आगे भी अधिवक्ताओं हित में ऐसे ही कार्य करते रहे हमारे लिए और देते रहे। इसी अवसर पर मैं हमारे निवर्तमान मेयर राकेश जी पाठक का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने सुलभ कॉम्प्लेक्स और न्यायमूर्ति चौराहे के लिए जो फंड दिलवाया उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। अंत में मैं मेरे सभी सीनियर अधिवक्तागण, साथी अधिवक्तागण, महिला अधिवक्तागण का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी। आपने समय समय पे मुझे मार्गदर्शन किया और मुझे अधिवक्ता हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही जो हमारे भामाशाह, जिन्होंने आर्थिक सहयोग रूप से किसी ने प्याऊ बनवाई, आरओ लगवाया, वाटर कूलर लगवाया, टीवी लगवाई और आरसीएम ने अभी करीब 30-40 हजार के पौधे भेजे, उन सबका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। और आप सभी का पुनः स्वागत, आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।